जो फर्स्ट मंथ का अर्निंग था वो था 416 रुपये, जो मैंने आज भी लिख के रखा था। मगर एक ऊपर ऊपर का बताने जाओ तो जो फर्स्ट 6 मंथ का अर्निंग जो मेरा था 400 पे जंप किया मैंने, 900 पे से जंप किया था 2300 पे, 2300 से जंप किया था 4800 पे, 4800 से जंप किया था 9000 पे, 9000 से जंप किया था 17000 पे, 17000 से जंप किया था 26000 पे। मोटा मोटा मेरे को लग रहा है तब तक के लिए मैंने 30-35 हज़ार पे काम किया था, सवा से 1.5 साल तक। डेढ़ साल तक के लिए तो समझो 30,000 पे ही बैठा हुआ था। इस 30,000 पे बैठा हुआ था, वो 1 या 1.5 महीने के बाद में जंप कर गया मैं 40,000 के आसपास जा रहा हूँ। आपके हिसाब से कितने तक जाता होगा, तो भी ये समझ लो कि हर 2 महीने में एक अच्छी खासी बाइक ले सकता हूँ, वो तरीके से मैं जा रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा, एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो पिछले 7 सालों से भारत में काम कर रहे हैं और उन्होंने 7 साल का सफ़र किस तरह से तय किया और आज के डेट में भारत पे से उनकी अर्निंग क्या है और ये 7 सालों में किन किन कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया और कठिनाइयों का सामना करते करते आज वो भारत पे में 7 साल का सफ़र तय किया। तो 7 साल का सफ़र भारत में तय करना कोई मामूली बात नहीं है, फिर भी वो इंसान आज तक टिका हुआ है और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो उनसे ही हम जानेंगे। भाई हैं, तो हितेश भाई बताइए कि आप भारत पे में कब से काम कर रहे हैं और कैसे ज्वाइन किए, इसके भारत पे से पहले किस जॉब में थे और भारत पे में कैसे आए और भारत पे में आपने 7 सालों का सफ़र तय किया है तो किस तरह से किया है, किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा है, ये सारी चीज़ें आप हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स को बताइए। क्योंकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, वो मैक्स टू मैक्स जो है ना वो भारत पे में काम कर रहे हैं या फिर गूगल पे में कर रहे हैं या फ़ोन पे में कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो आज के जो नए हैं, वो जो भारत पे में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ संदेश दीजिए, कुछ उनको बताइए ताकि वो भी भारत पे में एक अच्छी खासी अर्निंग कर सके। तो स्टार्ट करते हैं हितेश जी, बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ हितेश कुमार। मैं एक्चुअली हम लोग गुजराती कम्युनिटी से आते हैं, गुजरात से। मैं जैन है बाई कास्ट और मैं जामनगर से आता हूँ। मैं अभी भिवंडी में रहता हूँ, पहले बॉम्बे में रहता हूँ। मेरा अवध जी से पहचान हुआ था लगभग 6 साल पहले, जब मैं उड़ान छोड़ा था और वही टाइम पे अवध जी भी कोई कंपनी में थे, वो छोड़ के हम दोनों जन का मुलाकात हुआ था ब्लू मार्ट में, जो सनी फिनल वाले ने ओपन किए थे ब्लू मार्ट करके उड़ान को टक्कर देने के लिए। तो वहाँ पे हम दोनों का एक दूसरे से कांटेक्ट हुआ था। हम दोनों ने वो कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 5-5.5 महीने तक जॉब किए थे। तो वहाँ पे अवध जी ने मतलब मेरा जो काम करने का तरीका था, जो मेरा लेगेसी था, जो मेरा पैशन था काम करने की तरफ, तो वो देख के उनको खुद को मोटिवेशन मिला कि भाई ये बंदा कुछ तो भी है जो कुछ कर सकता है। और जो टाइम पे हम लोग ने छोड़ा वो ब्लू मार्ट, वही टाइम पे अवध जी भी फिनटेक लाइन में तो थोड़ा बहुत तो स्टार्ट कर ही लिए थे। तो फिनटेक लाइन का एफ क्या रहता है वो मेरे को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो मतलब फिनटेक है क्या चीज़ वो मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था। मगर जैसे अवध जी से मिला किया, अवध जी ने मेरे को कम से कम, हम लोग को मालूम है जहाँ पे फर्स्ट हमारा ऐसा था कि जब हम अवध जी ने मेरे लिए खास आए थे कोलशेट में, अपना ये क्या बोलते हैं इसको, द्रोकाली के पीछे कोलशेट करके एक एरिया है, वहाँ पे हम लोग खाड़ी के पास में जो बैठने की जगह था, वहाँ बैठ के हम लोग ये बारे में डिस्कस किए कि इतना जो एक फिनटेक लाइन करके एक कंपनी है, जैसे इसमें जहाँ पे फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम वगैरह सब दुकान पे शॉप में स्कैनर लगाया जाता है। तो वो टाइम पे फिनटेक लाइन अपने अप लेवल में था, मगर इतना क्रेज़ में नहीं था। तो दिमाग में आया कि ठीक है, अवध जी बोल रहे हैं तो कुछ गलत तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग ने साथ में काम किए थे। तो मैं बोला चलो वांधा नहीं, जो भी आप बोल रहे थे एक बार मैं ज्वाइन करके देखता हूँ। तो अवध जी के साथ में पहले ही ऑनबोर्डिंग करने गए थे हम लोग जहाँ जो एरिया में बैठे थे ना वही एरिया में। मगर वो ऑनबोर्डिंग अवध जी अपने तौर पे एकदम पूरा नीट एंड कंप्लीट सिखाने जा रहे थे, मगर मैंने सीखा था सिर्फ आधा ऑनबोर्डिंग कंप्लीट होते ही मेरे को कुछ काम पड़ गया। तो मैं आधा ऑनबोर्डिंग छोड़ के अवध जी के मतलब अवध जी बाकी का ऑनबोर्डिंग कंप्लीट किए, मैं आधा छोड़ के निकल गया था। और उसके 2 या 3 दिन तक तो कुछ नहीं किया। फिर चौथे दिन अवध जी का फिर फ़ोन आया कि इतना कुछ किए नहीं। तो मैं बोला अवध जी एक्चुअली मैं उस दिन ऑनबोर्डिंग तो सिखाया था आपने, मगर पूरा नहीं सीख पाया करके मैं। तो बोले काम करो, अभी वापस सिखाने के लिए मैं आ तो नहीं पाऊँगा, मगर तुम कोई कस्टमर के पास जाके वहाँ पे अप्रोच करके वहाँ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करके मेरे को वीडियो कॉल कीजिए। तो वो जो पक्का ऑनबोर्डिंग सीखा गया था वो वीडियो कॉल पे सीखा गया था। और जो मेरा जो फर्स्ट मंथ का अर्निंग था वो था 416 रुपये, जो मैंने आज भी लिख के रखा था। मगर एक ऊपर का बताने जाओ तो जो फर्स्ट 6 मंथ का अर्निंग जो मेरा था 400 पे जंप किया मैंने, 900 पे से जंप किया था 2300 पे, 2300 तक जंप किया था 4800 पे, 4800 से जंप किया था 9000 पे, 9000 से जंप किया था 17000 पे, 17000 से जंप किया था 26000 पे।
मोटा मोटा मेरे को लग रहा है तब तक के लिए मैंने 30-35 हज़ार पे काम किया था, 1.25 से 1.5 साल तक। डेढ़ साल तक के लिए तो समझो 30 हज़ार पे ही बैठा हुआ था, उससे आगे सोचता नहीं था मैं, क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऑनबोर्डिंग में ही इंटरेस्ट था, जो मैं 100-120 नंबर कवर कर लेता था। और वो टाइम पे पर ऑनबोर्डिंग का अर्निंग भी अपना मोटा मोटा 100-120-130 रुपये था, ज़्यादा नहीं था। उसके बाद में कुछ मेरे को अवध जी ने खुद ने बोला कि हितेश भाई आपका एक बेस मजबूत हो गया है ना, अभी आपको शिफ्ट करना चाहिए दूसरा प्रोडक्ट पे, जैसे लोन हुआ, स्वैप मशीन हुआ, स्पीकर हुआ, ये सब भी वो टाइम पे थोड़ा बहुत कल तो हो ही गए थे। मेन अर्निंग था अपने लोन में और स्वैप में। तो अवध जी ने मेरे को जो ऑनबोर्डिंग सिखा दिया था, उसके बाद में शिफ्ट किया अपना लोन वगैरह स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद में जो मतलब 2-4-5 लोन कैसे करना चाहिए वो सिखा दिया। फिर लोन वाले को कैसे पिच करना है वो तो मेरे को खुद को मालूम पड़ गया। तो उसके बाद में स्वाइप पे कैसे कन्वर्ट करना है, तो स्वाइप को भी कन्वर्ट करना सीख गया। तो जो मैं 25-28-30 हज़ार पर बैठा हुआ था, वो 1 या 1.5 महीने के बाद में जंप कर गया मैं 40 हज़ार के आसपास। 40-42 हज़ार पहुँच गया। तो फिर बाद में जैसे एक लोन का मैं मंथली टारगेट रखता था 5 या 6 लोन, मैं 10 लोन के ऊपर के जाने का भी नहीं सोच रहा था। ऑनबोर्डिंग तो मेरा हो ही जा रहा था, अपना 100-120 नंबर हो ही जा रहा था। स्पीकर भी वो टाइम पे नया स्पीकर आया था, तो वो 5 से 10 नंबर स्पीकर हो जाते थे, तो 500-600 रुपये स्पीकर थे। और रही बात अपनी स्वाइप मशीन की, तो वो टाइम पे स्वाइप मशीन अपना कुछ 3,000-4,000 बिकता था, जो महीने में 1-2 भी बिक गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि स्वाइप लिस्ट में अपने बंदे का नाम आ गया। तो मेरे को जो अर्निंग मिलने लगी वो बाद में फिर लोन पर मिलने लगी। तो जो 3-4-5 लोन पे अटका हुआ था मैं, मेरे को थोड़ा और मोटिवेशन मिलने लगा कि भाई एक बार एक लोन को कन्वर्ट करने को कैसे सीख गया, तो बाद में मालूम पड़ा कि भाई और भी कस्टमर को अलग अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हैं अपन। सबको एक ही खाने का एक ही थाली नहीं खिला सकता, अलग अलग थाली खिलाएंगे, अलग अलग खाना खिलाएंगे, अलग अलग तरीके से बोलेंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग आदमी को अलग अलग व्यवहार में काम करेंगे, तो वो काम अपना सही जाता है। तो हर एक कस्टमर को हर एक उंगली के हिसाब से अपने को रखना चाहिए कि भाई ये कस्टमर को ये उंगली काम आएगी, ये कस्टमर को ये कस्टमर को ये कस्टमर को ये कस्टमर। वही तरीके से अगर अपन कस्टमर में जाते हैं तो कस्टमर अपने को अपन बोलते हैं ना कि एंट्री देता है कि भाई तुम क्या काम करने को आए वो काम करके ही जाओ, छोड़ता नहीं है कस्टमर अपने को, क्योंकि अपन एंट्री मारते हैं तब अपन अपने ले जाते हैं। फिर जब एक बार अपन अपना जो बोलने का तरीका है, जो अपनी पिच पड़ गई वहाँ पे, तो कस्टमर अपने को नहीं छोड़ता कि भाई मेरा काम तो तू ही करते थे, वो सिस्टम हो जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ में होने लग गई। और उसके बाद में आज मैं मोटा मोटा जो जा रहा हूँ, आपके हिसाब से कितने तक जाता होगा, तो भी ये समझ लो कि हर 2 महीने में एक अच्छी खासी बाइक ले सकता हूँ, वो तरीके से मैं जा रहा हूँ। अभी इतने में मेरे को खुला तौर पर ना पूछेंगे तो भी आप समझ जाइए अपने आप कि मिनिमम प्राइस रेंज कितना रहता है बाइक का। तो वो अर्निंग मेरा आज की तारीख में चल रहा है। मगर उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू आता है जो आपके पीछे खड़े, कैमरा के पीछे खड़े अवध कुमार दास, जिन्होंने मेरे को पूरे तरीके से इसके ये वाले सिस्टम में डाल दिया। तो हितेश जी, मैं बहुत अच्छा लगा आपके सुन करके, लेकिन मैं एक और बात पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत से बंदे भारत पे में आज के डेट में भी ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें से टिकने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। कोई 2 महीना करते हैं, कोई 1 महीना करते हैं, कोई 6 महीना करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, संघर्ष आता है, वो नहीं टिक पाते हैं। तो उन बंदों को थोड़ा सा आप बताइए उनके लिए कि किस तरह से वो टिक सकते हैं और किस तरह की अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, किस तरह का आगे का करियर है, फ्यूचर है वो भारत पे में काम करके। नॉट ओनली भारत पे के साथ में गूगल पे भी है, फ़ोन पे भी है। ये सारे इंडस्ट्री जो है ना अच्छे हैं, हर जगह पे बंदा पैसा अच्छा कमा सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं कमा पा रहा है, इसके पीछे थोड़ा सा आप बताइए। क्योंकि आपका जो सफ़र है ना काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी संघर्ष को आपने झेला है, मैंने भी देखा है। तो थोड़ा सा उनके लिए संदेश दीजिए कि किस तरह से उनको काम करना चाहिए ताकि वो टिक करके अच्छा पैसा यहाँ पर बना सके। सबसे पहली बात तो फिनटेक लाइन जो ऐसी चीज़ है ना कि अपने पास जो प्रोडक्ट है ना, कोई बिक्री वाला प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट है अपने को सर्विस के लिए देना है। कोई भी कस्टमर के पास जो अपनी चीज़ जाएगी ना, वो सर्विस पर्पज़ के लिए जाएगी। तो अभी अपने को वो चीज़ कस्टमर को देने के लिए बिना पैसे की, तो उसको कुछ तो समझा के ही देना है। ऐसा तो बिना समझे आप दे नहीं पाएंगे। मगर कस्टमर के पास जाते ही, भले कस्टमर कितना भी बिजी रहने दो, कि कस्टमर कुछ भी करने दो, वो कस्टमर का 1 या 2-1.5 मिनट लगेगा अपने को उसका पूरा ऊपर से नीचे उसको रीड आउट कर लेना है कि भाई कस्टमर है किस तरीके का। ठीक है, सब कस्टमर एक जगह के एक सेकंड नहीं रहते। कोई कस्टमर ज़्यादा बोलते, कोई कम बोलते, कोई चीड़ते, कोई अच्छे रहते, कोई एकदम स्मूथ से बात करते, कोई अकड़ के बात करते। सबका तरीका अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया 5 उंगली अलग है। तो वही तरीके से अपने को अपने आप को ढाल के कस्टमर की लेवल की, कस्टमर की तरीके की, और जो कस्टमर को ही समझ में आवे वही लैंग्वेज की अपन बात करेंगे,
तो जो चीज़ के लिए अपन कस्टमर को जो चीज़ सर्विस मतलब अपन अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए गए थे, कस्टमर सीधा कन्वर्ट हो जाएगा, वो चीज़ अपने से खरीदने के लिए उतावला हो जाएगा कि भाई ये सेल्समैन आया था मेरे पास कुछ बेचने के लिए, मगर अभी मैं ग्राहक हूँ जो यही सेल्समैन से ये प्रोडक्ट खरीदूंगा, दूसरे किसी से नहीं खरीदूंगा। वो कब होता है कि जब अपन दोनों का जैसे लोहे चुंबक और लोहे चुंबक दोनों आपस में कैसे मिल सकते हैं, वो तरीका आपको समझना है। और वो तरीका समझने के लिए कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, उसके लिए आपके पास जो आपको सिखाने वाला बंदा रहता है ना, वो किस तरह से सिखाता है उसके ऊपर है। अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ये चीज़ में मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा या कच्चा पड़ रहा हूँ, तो मैं आपको अवध जी के जरिए आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ। आपको पर्सनली अगर कुछ जानना है कि पहचानना है या फिर मेरे ही साथ में काम करके एक बार तजुर्बा लेना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया जाएगा। आप अपने से मेरे से कॉन्टैक्ट करके या एक आध दिन को ऐसा टाइम निकाल ले, जो नियर बाय भिवंडी में रहते हैं, मेरे साथ में आके घूमिए। मैं मेरा काम करने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका ये समझ लीजिए, आपको अगर सेम डे सेम टाइम और विद इन अ सेकंड आपको अगर इसका रिजल्ट नहीं मिला तो आप बता दीजिए मेरे को। दूसरी बात मैं हितेश भाई आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसा कि मेरा अनुभव है कि ज़्यादातर जो बंदे भारत में आते हैं वो काम नहीं कर पाते, टिक नहीं पाते, उनके पीछे रीज़न क्या रहता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका गोल क्लियर नहीं होता है कि हमें भारत में काम क्यों करना है, बराबर है, सही बात। किस लिए करना है। देखो अगर गोल क्लियर अगर है ना, अगर हमको मालूम है कि यहाँ पर क्यों करना है, हम हमारे फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, पैसे कमाना हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो बंदा यहाँ पे टिका रहता है। कितनी भी परेशानियाँ आती है लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो हमेशा काम करता रहता है। चैलेंजेज आते हैं उसको फेस करते करते फिर वो अच्छा खासा अर्निंग के पोजीशन पे पहुँच, जैसा कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आपके साथ में मल्टीपल्स लोग मैंने तो देखा है, तो एफएससी की बात तो छोड़ दीजिए, टीएम्स भी जो है ना मल्टीपल्स मेरे सामने में आए गए और कितने आते रहते जाते रहते बदलते रहते हैं, लेकिन वो टिक नहीं। क्यों मालूम है? उनको वेज ऑफ वर्किंग मालूम नहीं है। फ्रीलांसिंग जॉब को लोग किस तरह से लेते हैं आज के रेट में कि जब मन हुआ तब घर से निकलेंगे, जब मन हुआ तो फिर घर पे चले आएंगे, चाहे एक ऑनबोर्डिंग करे या 2 ऑनबोर्डिंग, माने डेली बेसिस पे उनका कोई टारगेट नहीं रहता है, कोई लक्ष्य नहीं रहता है कि हम कुछ करें या ना करें, घर चले जाएंगे। लेकिन जब मंथ एंड होता है, जब सैलरी का टाइम आता है, उस समय पे उनके हाथ में वो सैलरी नहीं आती, फिर वो निराश हो जाते हैं, भैया मुझे पगार तो आया नहीं, मुझे पैसे तो मेरे बने नहीं। घर वाले पूछते हैं ना, भैया तुमने अगर 1 महीना काम किया है तुम्हारे हाथ में आया क्या? बराबर है, सही बात। बराबर है ना? यस सर। हाथ में आया क्या? जब वो घर वाले को दिखाने के लिए वो बंदा सामने से अपनी गलती नहीं बताएगा कि मैं मार्केट तो जा रहा था लेकिन मैं पार्क में बैठ के आ रहा था, बराबर है, सही बात है। टाइम पास करके आ रहा था। हम समय पे नहीं निकले, जब से कभी 12 बजे घर से निकलेंगे, कभी 1 बजे निकलेंगे, 2, 3, 10 दुकानें करेंगे, सब लोग ना बोलेंगे, फिर घर पे चलेंगे, भाई भारत में होता नहीं है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं है। अगर आप, जैसा कि मैंने आपका डेडिकेशन हितेश भाई देखा है कि आप सुबह टाइम पे घर से निकलते और आपने जो डेली बेसिस का जो अपना टारगेट सेट किया है ना, वो आप करके ही घर पे जाते हैं। बराबर है ना? मैं सही बोल रहा हूँ ना? डेफिनेटली। क्योंकि जिसके अंदर में ये चीज़ है। और जब मैं एफएससी था तो मैं बता दूं, आपने भी मेरा देखा रहेगा कि मैं कितने बजे घर से निकलता था और कितने बजे जाता था। मैं एक मिसाल था भारत पे में कि मैं एफएससी से करियर स्टार्ट करके टीएम से एएसी बन करके मैं रिज़ाइन दिया हूँ। और रिज़ाइन देने का रीज़न कुछ और है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आज जहाँ पे हूँ वो मैं अच्छे पोजीशन पे हूँ, क्योंकि मेरा देखो अपने काम में ईमानदारी ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। 100%। बहुत से लोग हैं जो मार्केट में आज फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के सहारे जीने की कोशिश करते हैं। मर्चेंट को वो नहीं बताते जो उनको बताना चाहिए, बराबर है। यानी रॉन्ग कमिटमेंट भी करते हैं जो कंपनी नहीं करती है। रॉन्ग कमिटमेंट करने के बाद में क्या ना, कंपनी चेंज होती है और कस्टमर चेंज नहीं होता है। आज आप उसी मार्केट में काम कर रहे हैं जहाँ पे 6-7 साल पहले आप काम कर रहे थे। मार्केट आपका चेंज नहीं हुआ, कस्टमर भी आपका वही है, लेकिन उसी कस्टमर से आप हर महीने, भले ही आप गूगल पे से हो, फ़ोन पे से हो, किसी न किसी कंपनी के जरिए आप उनके साथ में रिलेशन आपका बना हुआ है और पैसे आप वहाँ से बना रहे हैं। बराबर है ना? 100%। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और इसी तरह का इंटरव्यू अगर आपको और देखना चाहते हैं तो मैं और भी लेकर के आऊँगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे कि अगर आप इस तरह का इंटरव्यू सक्सेसफुल जो भारत में है, तो मैं आपके सामने में ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। जो सक्सेसफुल बंदे हैं मैं उनका सीरीज लेकर के आऊँगा और आपको, ताकि आप और अच्छे से सीख सके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी आपको बढ़ सके। दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।